हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ क्लास 2। और इसमें हमने कुछ एलसीएम के बेसिक क्वेश्चन किए थे, मतलब हाउ टू फाइंड एलसीएम, इसमें फ्रैक्शन, डेसिमल्स, नॉर्मल इंटीजर्स, तो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं कुछ एलसीएम एंड एचसीएफ के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। कुछ लाइक रिमाइंडर क्या होगा एंड 5 डिजिट नंबर को कैसे डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं, अब एलसीएम एंड एचसीएफ में एक में हम यूनिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस को डिविजिबिलिटी रूल की मदद से सोल्व करेंगे। तो दोस्तों कैसे अप्लाई करना है ये डिविजिबिलिटी रूल, उससे पहले आपने सीखना पड़ेगा डिविजिबिलिटी रूल्स सभी डिजिट के क्या क्या हो सकते हैं। तो कुछ नंबर्स हैं जिनकी डिविजिबिलिटी रूल हमें याद होनी चाहिए, तो हम बारी बारी से उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला नंबर जो आता है वो है 2। कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? तो दोस्तों यूनिट डिजिट, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर इवन आ जाता है या सम संख्या हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं, सपोज मैंने आपके सामने नंबर लिखा 126, तो आप देख पा रहे हैं लास्ट डिजिट जो है वो है 6, एक इवन नंबर है। सपोज करें मैंने एक नंबर लिखा कुछ, ये लास्ट डिजिट जो है वो एक इवन नंबर है, यानी कि ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों 2 का डिविजिबिलिटी रूल बेहद ही सिंपल, यानी कि आपने सिर्फ किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट देखना, अगर वो इवन है देन वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला नंबर आता है वो है 3। 3 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा, यानी कि 3 का रूल क्या कहता है, तो सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अब इसका क्या मतलब है, तो एग्जांपल समझते हैं। सपोज करें मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा कि क्या ये नंबर 3 की टेबल का है या नहीं, तो आप कहेंगे भाई ऐड करते हैं, 8 4 12 3 और 2 14 और 1 15, यानी कि इसका जो टोटल आ रहा है वो 15 आ रहा है। 15 3 की टेबल में आता है, यानी कि आप कह सकते हैं ये नंबर 3 की टेबल का है। आई थिंक दोस्तों समझ में आई है बात। अब आप इसकी जगह पे एक चीज और अप्लाई कर सकते हैं, कैसे? अब इस नंबर को ही देखते हैं, आप इसमें सिर्फ ऐड किया आपने 1 और 2 3, जैसे ये 3 बन गया यानी कि 3 की टेबल में ये 3 आता है, यानी कि आप इसे इग्नोर कर देंगे, आपने सब कुछ ऐड करने की नीड नहीं है। अगला नंबर है 8 एंड 4 12, 3 की टेबल में 12 आता है, यानी कि पूरा नंबर 3 की टेबल का है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, ये क्या ये नंबर 3 की टेबल का है, तो चेक करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपने देखा 2 और 1 ये 3 बन गया, यानी कि आप इसे इग्नोर कर देंगे। 8 4 12 बन गया, इसे आप इग्नोर कर देंगे। उसके बाद 7 और ये 2 9 बन गया, ये 3 की टेबल में आते जा रहे हैं डिजिट, आप इसे इग्नोर करते जाएंगे। उसके बाद 2 + 1 3, ये नंबर भी 3 की टेबल में माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि समझ में आ गया होगा अच्छे से। 4 का रूल क्या कहता है दोस्तों? तो 4 का रूल ये कहता है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 तो वो नंबर 4 के टेबल में माना जाएगा। एग्जाम्पल, तो क्या ये एग्जाम्पल जो है क्या ये 4 के टेबल में, तो आपने इस कंप्लीट नंबर पे फोकस नहीं करना, ओनली लास्ट की 2 डिजिट देखनी है आपने। अगर ये नंबर 2 की टेबल में आ गया तो ये कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड माना जाएगा। बेहद ही सिंपल सी बात, ठीक। सबसे इजी जो है वो है 5, बहुत ही कॉमन। आपने सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट देखना, अगर वो 0 हो या फिर 5 हो तो वो नंबर 5 की टेबल का माना जाएगा। एग्जाम्पल 1 2 8 एंड लास्ट मैंने 5 लिखा, तो ऑफ कोर्स ये नंबर लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, यानी कि ये नंबर 5 से डिविजिबल माना जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लास्ट में 0 है, ये नंबर भी डिविजिबल होगा। सपोज करें मैंने ये एग्जाम्पल लिखा, अब ये नंबर 5 से डिविजिबल तो नहीं हो सकता, लेकिन लास्ट डिजिट 4 है। अगर आप इसे 5 से कंप्लीट को डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आ जाएगा। ये डिविजिबल नहीं है, बट इसका जो रिमाइंडर है वो 4 काउंट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, हाँ सॉरी 6 का रूल अप्लाई करते हैं। तो क्या है, अगर कोई नंबर 2 एंड 3 यानी कि 2 से भी और 3 से भी, दोनों से एक साथ डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो नंबर 6 की टेबल का माना जाएगा। एग्जाम्पल लिखते हैं,
126 मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। अब आप इस पे 2 का रूल अप्लाई करेंगे पहले, तो आप देख पा रहे हैं नंबर 2 से डिविजिबल, बिकॉज 2 का रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। बात करते हैं क्या ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो आप इसके डिजिट ऐड करेंगे, यानी कि 6 3 के टेबल में आता है, इग्नोर कर देंगे। 2 + 1 ये भी 3 आता है, यानी कि कंप्लीट नंबर 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है। तो आप कह सकते हैं कि ये नंबर 6 की टेबल का भी माना जाएगा। आई होप दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी। 7 का रूल क्या कहता है? अब 7 का रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो दोस्तों 7 का रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो चलिए समझते हैं फिर बेसिक। तो आपके सामने मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इसे हम। तो दोस्तों मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा 1344 1344, क्या ये नंबर 7 की टेबल का है या नहीं? तो दोस्तों 7 का रूल ये कहता है कि आप इसमें 3 डिजिट की पेयरिंग बनाओगे। अब इसके आगे जो नंबर है इसके आगे आप 0 लिखेंगे और कहेंगे कि ये एक 3 डिजिट की पेयरिंग ये भी बन गई। ये आपका फर्स्ट पेयर, ये आपका सेकेंड पेयर। अगर आप फर्स्ट पेयर में से सेकंड पेयर माइनस करते हैं, यानी कि 344 में से 001 माइनस करते हैं, तो आपका जवाब आ रहा है 343। जब ये नंबर आएगा आप इसे 7 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो गया तो आप कह सकते हैं कि कंप्लीट नंबर भी 7 के टेबल का होगा। आई होप दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी। आपने यहाँ पे पेयरिंग बनानी है, 3 डिजिट्स की पेयरिंग बनानी है एंड फर्स्ट पेयर में से सेकंड पेयर माइनस करना है, और अगर ये जो नंबर आया 7 की टेबल का हुआ तो कंप्लीट नंबर जो आपका ओरिजिनल नंबर है ये भी 7 से डिविजिबल माना जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक की बातें? क्वेश्चन नंबर 8 का रूल क्या कहता है? तो दोस्तों 8 का रूल ये कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 8। तो एग्जाम्पल क्या कहता है देखना। तो दोस्तों सपोज करें मैंने आपके सामने ये एग्जाम्पल लिखा और चलिए लिख लेते हैं, क्या ये नंबर 8 की टेबल में है या नहीं? तो दोस्तों आपने सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, यानी कि 048। तो आप देख पा रहे हैं लास्ट में 048, यानी कि 48 8 की टेबल में आता है। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर 8 की टेबल से डिवाइड माना जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आप खुद से भी ट्राई करेंगे और अप्लाई करके देखेंगे, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि आखिर क्या रूल्स हैं और कैसे वर्क कर रहे हैं। चलिए 9 की बात करें तो सेम एग्जैक्टली 3 वाला, बट इसमें जो सम ऑफ डिजिट है डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा और काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है ये, देखते हैं भाई क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपने हर डिजिट को प्रॉपर ऐड करने की नीड नहीं है, जहाँ पे भी 9 का पेयर बनता जाएगा आप उसे इग्नोर करेंगे। 8 + 1 9 होता है, आप इसे इग्नोर कर देंगे, यानी कि डिविजिबल हो चुका है। 7 + 2 ये भी 9 होता है, आप इसे भी इग्नोर करेंगे। 8 + 1 ये भी 9 होता है, इग्नोर करेंगे। 6 + 3 ये भी 9 होता है, यानी कि हर चीज़ यहाँ पे 9 की टेबल में जो डिजिट है वो सम करने पे 9 का पेयर बनता जा रहा है, आप उसे इग्नोर करते जाएंगे, यानी कि कंप्लीट नंबर यहाँ पे 9 की टेबल का हो चुका है। ठीक है, तो ये 9 का रोज है। अगर आप चाहें तो इस सारी डिजिट को ऐड कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं अगर आप डिजिट पेयर बनता जाए और आप इग्नोर करते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है, आपको ऐड करने में इतनी दिक्कतें नहीं आती। चलिए क्वेश्चन, ओहो ये क्वेश्चन नंबर ऐसा याद हो गया। तो 10 का रूल क्या कहता है भाई? बेहद सिंपल, यूनिट डिजिट आपका क्या होना चाहिए? 0। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो 10 से डिवाइड होगा, अन्यथा वो डिवाइड नहीं होगा। अच्छा जी, अगली बात करते हैं 11 से डिवाइड करने का क्या नियम हो सकता है। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं भाई 11 का रूल क्या कहता है, इसे भी हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। 11 का रूल क्या कहता है दोस्तों, सपोज करें कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ 1749। मुझे चेक करना है कि नंबर 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो कैसे करेंगे? पहले आप इसे ओड प्लेस पे जो नंबर है, ओड प्लेस का मतलब जो पहली जगह तीसरी जगह पे आप इनको ऐड कर लेंगे, 9 + 7 यानी कि 16। फिर आप इवन वाले नंबर्स को ऐड कर लेंगे, यानी कि 4 और 1 यानी कि आ जाएगा 5।
फिर आप इसका डिफरेंस लेंगे जो कि आ रहा है 11। अगर ये डिफरेंस 11 के टेबल का होगा तो आप कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं चलिए, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। 53856 एग्जांपल मैंने एक और लिया, देखते हैं। तो ऐड करते हैं, 8 और ये 6 14 और 5 19 19। अब इवन प्लेस को जोड़ते हैं, यानी कि 5 और 3 8, यानी कि 8 ये आ गया। इन दोनों का जो गैप है फिर से क्या आ रहा है 11, और ये नंबर फिर से डिविजिबल है 11 से। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो ये ओरिजिनल नंबर था ये भी 11 से डिविजिबल माना जाएगा। तो दोस्तों कुछ ये डिविजिबिलिटी रूल हैं जो बेसिक आपने याद होना ही चाहिए। ठीक है, इन्हीं का हम यूज़ करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए, तो इन्हें आप अच्छे से समझ लेंगे। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिसमें ये है आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम क्लास में कर चुके थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वीडियो देख लेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या करना है इसमें हमें। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन कह रहा है, भाई ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, कौन सी वो संख्या है जिसको मैं 4 से 6 8 12 और 16 इनमें मैं किसी से भी डिवाइड करूं तो मुझे लास्ट में 2 रिमाइंडर मिलना ही चाहिए। ये आपका सवाल है। मैं किसी भी डिजिट से, इसमें जो नंबर गिवन है किसी भी नंबर से डिवाइड करूं तो लास्ट में मुझे 2 चाहिए। तो भाई ऐसा कौन सा नंबर है। आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है, तो आपने बताना है क्या जवाब होना चाहिए। दोस्तों देखें, इसमें आप कोई भी नंबर पिक करते हैं, आपको लास्ट में डिवाइड करने पे 2 बचना चाहिए। सपोज करें मैंने यहाँ से 8 पिक कर लिया, मैं 8 से करूँ तब भी 2 ही बचना चाहिए। चलिए मैं पहले ऑप्शन पे अप्लाई करता हूँ इसे। अगर आप 46 को 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आपका रिमाइंडर 2 आ रहा है? नहीं, आपका रिमाइंडर 6 आएगा, यानी कि ये आपका ऑप्शन 1 गलत है। 48 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो ये रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0, कंप्लीट डिविजिबल है, ये भी गलत है। 50 की बात करता हूँ तो भाई 8 से डिवाइड करने पे क्या रूल होगा? आप कहेंगे कि भाई इसमें 2 बच रहा है, ये आपका आंसर हो सकता है। अभी रुक जाएंगे आप, नेक्स्ट पे भी अप्लाई करेंगे। 8 का रूल अप्लाई करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल है ये, हमें तो रिमाइंडर 2 चाहिए था, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है। आप कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा डिविजिबिलिटी रूल कैसे अप्लाई किया हमने, और ये इसका जवाब आ चुका है। तो चलिए, हालांकि मैं एक इसका नॉर्मल तरीका भी बताने जा रहा हूँ कि आपने नॉर्मली कैसे सोल्व करना था, सो दैट आपको इसका नॉर्मल बेसिक तरीका भी पता होना चाहिए। चलिए तो बात करते हैं इनके एलसीएम के। भाई एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप इस 4 के फैक्टर करेंगे, यानी कि 2 इंटू 2। 6 की बात करूं तो 6 का फैक्टर होता है 2 इंटू 3। 2 तो आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, यानी कि आपने 3 लिखने की नीड और है। 8 की बात करूं तो 8 का जो फैक्टर होगा वो है 2 इंटू 2 इंटू 2। आपके पास 2 टाइम्स 2 लिख चुके हैं, यानी कि आपने एक 2 लिखने की और नीड है। 12 की बात करता हूं तो आप कहेंगे कि भाई 12 का मतलब होता है 2 2 3। भाई आपने 2 भी ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, और ये वाला 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, यानी कि यहाँ से कोई भी डिजिट पिक नहीं करनी आपने। 16 का मतलब होता है 4 बार 2। अब 2 बार 3 बार तो लिख चुके हैं, यानी कि एक बार लिखने की और नीड है। तो दोस्तों ये आ चुका है आपका एलसीएम। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आप मल्टीप्लाई देख रहे हैं, ये आ रहा है 48। भाई 48 तो एलसीएम है। एलसीएम का मतलब है कि एक ऐसा नंबर आया जिसको ये सारे नंबर मिलके डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल है। बट मुझे तो रिमाइंडर 2 चाहिए था, तो जो आपका एक्चुअल आंसर होगा या वो नंबर होगा, तो आप एलसीएम में वो रिमाइंडर ऐड कर देंगे, यानी कि 48 प्लस 2 आप कहेंगे कि आपका जवाब आ जाएगा 50। तो दोस्तों ये इसका बेसिक तरीका है, नॉर्मल मेथड है, और बाकी एक हमने ऑप्शन वाले तरीके से भी इसे सोल्व किया है। तो दोस्तों आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए सेम इसी तरीके से हम डिविजिबिलिटी रूल से ही क्वेश्चन को डील करेंगे। काफ़ी टाइम सेव होगा, हालांकि ये बिल्कुल एक न्यू अप्रोच हो सकती है आपके लिए, बट डेफिनेटली आप इसमें अगर अपने आप को थोड़ा सा समय देते हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपका टाइम भी सेव होगा एग्जाम में। ठीक।
चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों करते हैं इस सवाल को, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई नंबर 12 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी हो, 20 से भी और 54 से भी, और लास्ट में जब मैं इसे डिवाइड करूं तो आपका रिमाइंडर बचना चाहिए 4। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए डील करते हैं इससे भी। कैसे करेंगे भाई? भाई देखिए, आपके पास नंबर्स तो हैं 12, 15, 20 एंड 54। इनसे आपने डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। भाई अब एक बात नोटिस करें, इसने कहा कि 20 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचना चाहिए 4, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई 20 के अंदर 20 का एक फैक्टर होता है 4, यानी कि आप 20 से भी चेक कर सकते हैं और 4 से भी चेक कर सकते हैं। बट 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 तो नहीं बचेगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 नहीं बचेगा, बल्कि रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। बात समझ में आई? अगर आप 20 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, लेकिन 20 का एक फैक्टर होता है 4। 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 नहीं बचेगा, बल्कि रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, ठीक है। तो आप अपने ऑप्शन पे जाएंगे और 4 का रूल अप्लाई करेंगे, और जिसका भी रिमाइंडर 0 आ गया वो आपका आंसर। तो चलिए हम इस पे 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 का रूल ये कहता है लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए। भाई ये डिविजिबल हो रहा है, बट अभी आप इसे आंसर मार्क नहीं करेंगे, अभी होल्ड पे रखेंगे, ये हो सकता है। इस पे 4 का रूल अप्लाई करते हैं। भाई ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा, यानी कि ये है गलत। ये नंबर डिविजिबल हो रहा है तो आप इसे कहेंगे कि हो सकता है। और डी ऑप्शन भी आपका डिवाइड हो रहा है तो आप इसे कहेंगे ये नंबर भी डिवाइड हो सकता है, यानी कि आपके पास एक ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, बचते हैं 3 ऑप्शन। तो चलिए कोई नेक्स्ट नंबर हम पिक करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 15 है, 15 से डिवाइड करने पे 4 आ रहा है, 15 के अंदर तो भाई 5 होता है। 5 से डिवाइड करने पर भी क्या बचना चाहिए? 4 बचना चाहिए, क्योंकि 15 का एक फैक्टर 5 होता है। 5 से डिवाइड करने पे 4 बच सकता है, रिमाइंडर हमेशा छोटा ही होता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए पे अप्लाई करते हैं 5 का रूल। 5 का रूल ये कहता है कि आपने लास्ट डिजिट देखनी है, ओनली लास्ट डिजिट 6 है। अब 6 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 तो बचेगा नहीं, यानी कि ये आपका ऑप्शन गलत होगा। इस नंबर की बात करें तो भाई ये तो पूरा डिवाइड हो गया, मुझे तो 4 रिमाइंडर चाहिए था, यानी कि ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बच गया। तो दोस्तों देखा होगा आपने, आई थिंक समझ आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ी सी न्यू अप्रोच है, बट काफ़ी टाइम सेव होने वाला है आपका एग्जाम में इस अप्रोच से। तो चल सकते हैं दोस्तों आगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है, ताकि एक मैं न्यू सेशन भी ले सकूं डाउट क्लास में। तो दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ओके। भाई इन्होंने क्या कहा? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो इनसे डिविजिबल, यानी कि सबसे पहली बात कि भाई 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता कौन सा है, तो ये वो नंबर है 4 डिजिट का होता है। बट आपने ये नहीं बताना था कि 4 डिजिट का सिर्फ सबसे बड़ा नंबर, आपने ये भी बताना है कि वो नंबर 10, 15 एंड 20 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो आपने ये भी देखना है कि भाई वो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर भी हो और इनसे डिविजिबल भी होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे इस सवाल को। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं आपके पास 20 है, यानी कि क्वेश्चन ने कहा है कि वो नंबर 20 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 20 का तो एक फैक्टर 4 भी होता है, यानी कि कोई नंबर अगर 20 से डिविजिबल हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो 4 से भी होना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं 4 का रूल अप्लाई करने। भाई 4 का रूल कहता है लास्ट की 2 डिजिट, तो भाई 94 की टेबल में तो नहीं आता, यानी कि ये बिल्कुल गलत है। सेकंड को देखते हैं, भाई 60 आ रहा है, ये आपका आंसर हो सकता है, अभी आप होल्ड पे रखेंगे इसे। सेकंड देखें तो 80 आ रहा है, ये भी हो सकता है। लास्ट देखें तो लास्ट में 95 है, ये भाई 4 के टेबल में नहीं आता, तो इग्नोर कर देंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है जो 50-50 है, यानी कि देखते हैं। तो भाई आप कोई और नंबर पिक करते हैं। सपोज करें हमने 15 ले लिया, 15 के अंदर 3 होता है, 5 नहीं लूंगा मैं, क्योंकि भाई 5 से ये दोनों नंबर मुझे दिख रहे हैं डिविजिबल है। तो 15 के अंदर 3 होता है, तो मैं 3 का रूल अप्लाई करता हूँ। 3 का रूल ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3। भाई 3 के टेबल में 9 आता है, 9 इग्नोर, ये 9 आता है, ये 9 इग्नोर, बट 8 नहीं आता, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन बी।
दोस्तों ये आपका जवाब आ गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप दोस्तों समझ में आ रहा होगा अच्छे से। थोड़ी सी शायद आपको मशक्कत करनी पड़े इस सवाल इस नए टॉपिक को समझने में, इस नए तरीके को, बट डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे, काफ़ी अच्छा और प्यारा सा 14। हाँ जी दोस्तों, क्या करना है, क्वेश्चन फिर से वही 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए, वो भी सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। और कह रहा है कि भाई 5 डिजिट का भी हो, और जब मैं इन नंबर्स से उसे डिवाइड करूं तो वो लास्ट में रिमाइंडर 10 बचना चाहिए। तो ये आपके सामने सवाल है, यानी कि मैं इनमें से किसी से भी डिवाइड करूं तो लास्ट में 10 बचना ही चाहिए। तो यानी कि क्या करेंगे दोस्तों इसमें, चलिए समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात आती है कि भाई मैं किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो 10 आ रहा है। अब इतनी बड़ी टेबल तो भाई हमें याद रहती नहीं जनरली, और अप्लाई करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब समझते हैं कि भाई 36 से डिवाइड करने पे 10 बच रहा है, और 36 के एक फैक्टर होता है 9। अब 9 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 10 बच सकता है, भाई इस डिजिट से बड़ा रिमाइंडर कैसे हो सकता है। तो आप कहेंगे कि 9 से डिवाइड करने पे 10 रिमाइंडर नहीं बचेगा, बल्कि रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। क्योंकि अगर ये नंबर बड़ा आ रहा है ये वाला 10, तो आप 9 से डिवाइड करेंगे 10 को, यानी कि आपका रिमाइंडर 1 आना चाहिए। यानी कि आप अपने ऑप्शंस पे जाएंगे और 9 का रूल अप्लाई करेंगे। जिस किसी का रिमाइंडर भी 1 आ जाता है तो यानी कि वो आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अप्लाई करते हैं सबसे पहले वाले नंबर पे। 9 का रूल क्या कहता है भाई, भाई 9, यानी कि ये 9 है, कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल, 7 और 2 9। भाई मुझे तो रिमाइंडर 1 चाहिए था, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो भाई 9 गया 9 गया, 7 और 3 10, 10 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी कि ये आपका ऑप्शन हो सकता है, बाकी अभी श्योर नहीं है। देखते हैं सी ऑप्शन को भी। 9 और 9 और ये 9, 6 और 2 8। भाई इसका सम ऑफ डिजिट आ रहा है 8, और 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ रहा है, हमें तो भाई 1 रिमाइंडर चाहिए था। 9 और 9, 5 और 3 8, रिमाइंडर आ रहा है 8। भाई ये भी गलत है, यानी कि अब हम श्योर कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों बहुत ही बेमिसाल मेथड है, आप इसे अप्लाई करें, सीखें, थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट काफ़ी अच्छा मेथड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में क्या कहा जा रहा है वो समझते हैं। भाई इन्होंने कहा कि वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको अगर हम 16 से, 18 से, 20 से, 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आ जाए। यानी कि एक ऐसा नंबर ढूंढ के लाओ, इनमें से किसी से भी डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है, एक नई बात यहाँ पे आ गई कि भाई जब 7 से डिवाइड करूं तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। मतलब इसका क्या हुआ कि वो नंबर 7 के टेबल का होना चाहिए। इन्होंने इनडायरेक्टली ये बात भी कह दी कि 7 से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर। तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, आप सीधा सीधा ये इनका रूल अप्लाई करने की बजाय आप ये देखें ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल का हो सकता है। 7 का रूल क्या कहता था भाई, कि आप 3 3 के पेयर बनाएंगे और उसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट पेयर में से सेकंड पेयर। तो 0 0 4 में से अगर आप 17 माइनस करते हैं तो आपका जवाब आएगा 13, और 7 के टेबल में 13 नहीं आता, इसलिए गलत है। ये है 18,000, 7 से डिवाइड करूंगा तो भाई 7 के टेबल में 18 नहीं आता, इसलिए ये गलत है। इसमें अगर हम पेयर बनाते हैं 0 0 2 में से 18 माइनस करते हैं तो जवाब आएगा 16, 7 की टेबल में 16 नहीं आता, तो आपने 4 चेक करने की नीड नहीं है, यही आपका आंसर है। हालांकि कंफर्मेशन के लिए हम चेक कर लेते हैं। 0 0 4 में से 18 माइनस करते हैं तो 14 जवाब आता है, यानी कि ये नंबर आपका डिविजिबल है बाई 7। तो हमें यहाँ पे 16, 18, 20 इन नंबर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 7 से ही हमारा जवाब आ गया। आई होप दोस्तों समझ आ गया होगा। चलिए आगे। हाँ जी सर, चलो क्वेश्चन नंबर है 16। हाँ जी, तो इन्होंने क्या कहा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 3 रिमाइंडर देगा अगर मैं 5 से 6
8 इनसे डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 3 आ जाए। कह रहा बट 9 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो आप अपने ऑप्शंस पे जाएंगे और आप देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो सकता है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन बन चुका है, चलिए देखते हैं। तो अगर आप देखें तो भाई इसके सम ऑफ डिजिट देखते हैं, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 9 के टेबल में 6 नहीं आता, गलत है। 6 और 3 9, ये आपका आंसर बन सकता है, बट अभी होल्ड पे रखेंगे। इसे देखते हैं, 7 और 2 9 3 12, 9 के टेबल में 12 नहीं आता, गलत है। 4 2 6 3 9, ये आपका आंसर बन सकता है, यानी कि बी और सी में आगे कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं भाई, इनमें झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है। तो चलिए हम विवाद खत्म करते हैं। चलिए, इनने कहा था कि अब 9 का रूल तो क्लैश हो गया दो जगह, तो कुछ और नंबर लेंगे, 5 लेते हैं। 5 से डिवाइड करने पे 3 आ रहा है भाई, यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, यानी कि यहाँ भी 3 बच रहा है और यहाँ भी 3 बच रहा है। 9 का रूल 5 का रूल भी फेल हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 का रूल अप्लाई करते हैं भाई। 8 का रूल क्या कहता था कि 3 बचना चाहिए। अब 8 का रूल, अब इस पर अप्लाई करते हैं भाई 8 का रूल। तो अगर हम 603 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो अब रिमाइंडर 3 बच रहा है, ठीक है। और 243 को भी कर रहे हैं तो भी आप देख पा रहे हैं क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो दोस्तों जब यहाँ पे नंबर्स क्लैश हो गए तो आप इन दोनों को देखेंगे, दोनों में जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा नंबर है, तो 243 लीस्ट नंबर है, इन दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर है। तो आप डी ऑप्शन मार्क करेंगे। आई होप दोस्तों बात समझ में आई होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 17, तो क्या कहा जा रहा है 17 में, देखते हैं। कह रहा भाई 13 का मल्टीपल होना चाहिए। भाई इतनी बात कहते उसने ये बता दिया कि जो आपका आंसर आएगा वो 13 की टेबल का होना चाहिए, उसने ये बात बता दी। और फिर आगे इसने कहा कि जब मैं उसे 4 से 5 से 6 से 7 8 इनसे डिवाइड करूं तो लास्ट में 2 बचना चाहिए और वो 13 से डिविजिबल भी होना चाहिए, ये आपने बताना है। आई होप बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। हाँ जी सर, आ तो गई। तो चलिए सोल्व करते हैं इस सवाल को। तो दोस्तों अगर आप देखते हैं तो इसने कहा कि 5 से डिवाइड करने पे, अब 13 का रूल भाई सभी अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं पहले 5 पिक कर लेता हूँ, 5 का चेक करना बड़ा इजी लगता है। 5 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आना चाहिए। ओके भाई, इस पे 5 का रूल अप्लाई करते हैं। भाई लास्ट में तो 0 है, यानी कि 2 रिमाइंडर तो आ ही नहीं सकता, ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ देखते हैं तो 2 बच रहा है, बिल्कुल ही हो सकता है आंसर। यहाँ भी रिमाइंडर 2 बच रहा है, बिल्कुल हो सकता है। ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, ये ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों बात रहेगी बी और सी में। अब हमें पता है कि वो नंबर 13 की टेबल का होना चाहिए, यानी कि आप डिवाइड करके देखना जरा 842 को 13 से डिवाइड करके देखेंगे आप तो 13 से हम डिवाइड करते हैं तो 13 6 78, यानी कि 62। 13 की टेबल में 62 नहीं आता, यानी कि ये नंबर भी 13 की टेबल का नहीं है। तो सी ऑप्शन पे आप लॉक कर देंगे, ठीक है, और आपका जवाब बिल्कुल सही आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक की बातें। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो इन्होंने क्या क्या बातें कही, इन्होंने कहा कि भाई 23 का तो मल्टीपल होना चाहिए। पहली बात इन्होंने कहा कि 23 की टेबल से डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई मैं 18 से डिवाइड करूं, 21 से करूं, 24 से करूं, और या फिर इनसे डिवाइड करता हूं तो आपका जो रिमाइंडर है भाई, अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई, क्या नहीं है कि आपका रिमाइंडर 18 से डिवाइड करने पे तो 7 रिमाइंडर आए, 21 से करने पे 10 रिमाइंडर आए, और 24 से करने पे 13 आए। भाई ये तो हर बार रिमाइंडर अलग अलग बात कर रहा है, पहले रिमाइंडर सेम हुआ करता था बट इस बार अलग है। कोई बात नहीं, सवाल और भी इजी है। तो कैसे इजी है वो देखते हैं। इन्होंने कहा कि 18 से डिवाइड करने पे 7 बचना चाहिए। ओके, तो भाई 18 के अंदर तो 9 भी होता है, अब 9 से डिवाइड करेंगे तब भी 7 ही बचना चाहिए क्योंकि इससे छोटा रिमाइंडर है। तो आप अपने ऑप्शन पे जाएंगे और 9 का रूल अप्लाई करें और जिसका भी रिमाइंडर 7 आए उसे भाई आप अपना आंसर डिक्लेयर कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए, सम ऑफ डिजिट 3 1 4 और 3 7, इसका सम आ रहा है 7, यानी कि रिमाइंडर भी 7 है। ये मेरा आंसर हो सकता है,
बट अभी हम इसे रुकते हैं थोड़ी देर। 4 2 6 3 9, भाई इसका सम तो 9 आ गया, ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि ये गलत है, हमें तो रिमाइंडर 7 चाहिए था। इसका सम करते हैं तो 5 आ रहा है, भाई हमें 7 रिमाइंडर चाहिए था, गलत है। इसको ऐड करते हैं, 6 3 9 3 12, 12 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 3, यानी कि हमें 3 नहीं चाहिए भाई, 7 चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है यहाँ पे। समझ आ रही है बातें? तो ये है आपका आंसर। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा ये मेथड। 19 की बात करें तो भाई इन्होंने कहा फिर से कौन सा वो लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर, पिद्दा सा नंबर कौन सा है जिसे मैं 4 5 6 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 1 आए, 2 आए, 3 आए। मतलब कि 4 से करूं तो 1 बचे, 5 से करूं तो 2 बचे, 6 से करूं तो 3 बचे, हर बार एक नया रिमाइंडर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है चलिए समझते हैं। यानी कि अगर आप 4 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। चलिए दोस्तों 4 का रूल अप्लाई करते हैं। हालांकि 4 से इजी 5 वाला रूल है, क्योंकि 5 का इजी क्यों है, क्योंकि हमें एक डिजिट देखनी होती है। तो जरा इसे डिवाइड करें अगर हम 5 से, तो भाई रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है। 57 को 5 से करने पे 2 बच रहा है, ये आपका आंसर हो सकता है। 59 में 9 है, 9 को 5 से करने पे रिमाइंडर बचेगा 4, भाई हमें तो 2 चाहिए था, गलत है। यहाँ का रिमाइंडर बचेगा 1, ये भी गलत है। यहाँ का रिमाइंडर बचेगा 3। ओनली यूनिट डिजिट पे फोकस करना आपने जब आप 5 का रूल अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक समझ में आ रही होंगी बातें बहुत अच्छे से, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, सॉल्यूशन। भाई इन्होंने क्या कहा, फिर से वही अलग अलग रिमाइंडर है। ठीक है, ये अब ये चाहे पहली लाइन में लार्जेस्ट बोले 4 डिजिट, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपना डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है। इन्होंने 4 डिजिट दे चाहे 6 डिजिट दे, कोई मतलब नहीं हमें। 15 से, 18 से, 21 से और 24 से, इनसे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 11 14 17 एंड 20, ये आपके रिमाइंडर आने चाहिए। और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं और मुझे इनका जवाब देना भाई कौन सा करेक्ट हो सकता है। चलिए दोस्तों अगर हम पहला ही नंबर देखें 15, 15 से डिवाइड करने पे 11 बचना चाहिए। अब जानते हैं 15 के अंदर 5 भी होता है। ठीक है, 5 मतलब इसका एक फैक्टर होता है। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 11 तो बचेगा नहीं। अब भाई 5 को 11 को 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 1, यानी कि भाई 5 से भाग करने पे 11 रिमाइंडर नहीं आएगा बल्कि 1 आएगा। तो आप अपने ऑप्शन पे जाएंगे और जिस किसी का रिमाइंडर 1 आएगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ का रिमाइंडर 2 आएगा, 5 से भाग करने पे, गलत है। इसका रिमाइंडर 1 आएगा, सही हो सकता है, रुकते हैं। इसका रिमाइंडर भाई ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, गलत है। इसका रिमाइंडर, अब 4 को 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही होगा। जब भी कोई छोटा नंबर डिवाइड ही नहीं होगा तो उसी को हम रिमाइंडर भी बोल देंगे। ठीक है, यानी कि ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप काफ़ी कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जब आप काफ़ी हैबिचुअल हो जाएंगे इन क्वेश्चंस के। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 में इन्होंने क्या कहा, भाई ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि एक स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो और वो इनसे डिवाइड भी होता हो, तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है ये आपने बताना है। समझ में आती है बातें? हाँ जी सर, आप तो चलिए देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई 10 से होना चाहिए और 16 से होना चाहिए एंड 24 से होना चाहिए। अब इनसे डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिविजिबल हो और वो नंबर जिसका रूट भी निकाला जा सके। हालांकि आपके ऑप्शन में सभी ऐसे नंबर है जिनका रूट निकाला जा सकता है, यानी कि हम ऑप्शन पे नज़र मारे तो सारे ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, चलिए देखते हैं। दोस्तों आप एक बात नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, अब भाई एलसीएम निकालते हैं और 10 का रूल, 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 5। 16 का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 2 2 2 4, यहाँ मतलब 4 बार 2, एक बार आप लिख चुके हैं, यानी कि आपने 4 बार लिखने की और नीड है। 24 का मतलब होता है कुछ ये, जिसमें से आप 2 तो लिख चुके हैं, 3 रहता है, 3 आप मेंशन कर लेंगे। तो दोस्तों ये बन गए, ये तो आपका एलसीएम बन गया फैक्टराइज फॉर्म में। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट का मतलब क्या पेयर बन रहे हैं? बिल्कुल
दो दो के पेयर ये बन गए, इस 2 का पेयर ये बन गया, बेचारा ये 2 अकेला रह गया, तो एक 2 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 भी अकेला यानी कि एक 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक 3 भी अकेला यानी कि 3 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये सवाल अब बन चुका है परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। अब बारी आती है इसकी मल्टीप्लाई की। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ी तमीज से करेंगे। कैसे करेंगे तमीज से? भाई 2 और 5 जो है वो 0 बनते हैं, आप इसे इग्नोर करेंगे, साइड में रखेंगे। ये 2 और 5 ये भी 0 बनते हैं, आप इसे भी साइड में रखेंगे, बाकी की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 3 ज़ा 9 और 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72। तो दोस्तों ये कुछ एरर आ गया है, चलिए एक बार फिर से इसे देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपके सामने 21। इन्होंने कहा कि 10 से 16 से और 24 से डिवाइड करने पे आपका जो आंसर आना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और इनसे डिविजिबल भी होना चाहिए। तो भाई हमने 10 के फैक्टर किए, 10 के फैक्टर बन गए 2 इंटू 5। 16 की बात करें तो 16 के अगर हम देखें तो 16 का मतलब होता है 2 2 2। एक 2 तो आप पहले लिख चुके हैं, यानी कि आपने 3 टाइम्स 2 लिखने की नीड है। ओके, फिर मल्टीप्लाई 24 के फैक्टर करें तो भाई ये होता है कुछ ऐसा। भाई 3 बार तो 2 लिख चुके, एक 3 है जो मेंशन नहीं है इसमें, तो एक 3 आप और लिख लेंगे। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका एलसीएम, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब इनकी पेयरिंग बनेगी, ये इसके साथ पेयर में, ये इसके साथ पेयर में। बट 5 तो अकेला यानी कि आपने एक 5 की रिक्वायरमेंट होगी, 3 अकेला यानी कि आपने एक 3 की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो दोस्तों अब आपने करना क्या है, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई आप इसे कैसे करेंगे ध्यान रखेंगे। 2 और 5 एक 0 बनता है, तो आप इसे एक 0 बनाएंगे, और ये 2 और ये 5 भी एक 0 बन जाएगा, यानी कि आप इसकी मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। अब जो नंबर रह गए आप उनकी मल्टीप्लाई प्रॉपर कीजिए। 3 3 ज़ा 9 और ये 2 18 और ये 2 36 एंड ये एक 0 और एक 0 यहाँ वाली, तो यानी कि डबल 0, यानी कि आप कह सकते हैं 3600 एक ऐसा नंबर है जो इनसे डिविजिबल भी होगा और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। दोस्तों क्लियर है ये बातें? चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे बारी आती है भाई कि एलसीएम को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, या एलसीएम पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, जिसमें स्पेशली मेंशन नहीं होता कि आपने एलसीएम ही निकालना है। तो आप क्वेश्चन को रीड करके समझेंगे कि आपने एलसीएम फाइंड करना है। तो इन्होंने क्या बात कही कि भाई 4 बैल हैं अलग अलग, और जो कि उनका इंटरवल जो है रिंग करने का वो ये है, इतने सेकंड पे वो इंटरवल पे रिंग करते हैं अलग अलग, सबका अपना अपना टाइम है। ये 5 सेकंड बाद रिंग कर देती है, ये 6 सेकंड बाद, ये 8 और ये 9, सबकी अलग अलग टाइमिंग है। 4 बैल है इंडिविजुअल। आपने बस ये बताना है कि चारों के चारों एक साथ कब रिंग करेंगे, आखिर वो कितने देर बाद दोबारा चारों बैल हैं जो एक साथ आवाज करेंगे, ये आपने बताना है। दोस्तों अब ये पता है कि जो नंबर आने वाला है वो इनसे बड़ा ही आएगा, या फिर इनकी टेबल का होगा, इनका एक मल्टीपल होगा। तो जैसे हमें ये पता लग जाता है कि इनकी टेबल का होगा, एक कॉमन नंबर आने वाला है और इनकी टेबल का ही होगा, तो दोस्तों उसी को तो हम प्यार से एलसीएम बुलाते हैं। यानी कि कुल मिला के ये यही तो कहना चाहता है कि एलसीएम फाइंड आउट करो। तो चलिए इन सभी नंबर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं। भाई सबसे पहला नंबर है 5, बस 5 एज इट इज, और ब्रेक तो हो नहीं सकता। 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3, लिख लेंगे। 8 का मतलब क्या होता है? 8 का मतलब होता है 2 2 2। 8 2 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, यानी कि आपने 2 और लिखने की रिक्वायरमेंट है, तो ये 2 और हमें लिखने थे। 9 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 3। तो दोस्तों एक 3 आप लिख चुके हैं, यानी कि आपने एक 3 और लिखने की नीड है। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए 5 और 2 की आप मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे, बस एक 0 एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 5 गुना 2 10 होता है, एक 0 लिखनी है आपने। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 36 360 सेकंड। बट ऑप्शन क्या है? मिनट में। अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन मिनट में है, तो भाई इसको मिनट बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो आप कह सकते हैं कितने मिनट हो गए?
6 मिनट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा अच्छे से, बेहद ही आसान सा क्वेश्चन था। ओहो, एक सवाल तो रह गया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं 23 पे। 23 सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली। यहाँ पे 3 बेल्स हैं और उनकी जो टाइमिंग है वो ये कुछ इस प्रकार से, फिर से सेकंड्स में गिवन है और आपने जो मिनट देना है और जवाब देना है वो मिनट में देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब जानते हैं 36 को अगर मैं फैक्टराइज कर दूं तो 36 का मतलब होता है 4 गुना 9 36, और 4 का मतलब होता है जी, तो मैं इसे मेंशन कर लूँगा। 36 का मतलब ये हो। 40 के फैक्टर करेंगे भाई, 40 में एक जीरो है, एक जीरो का मतलब होता है 2 इंटू 5, उसके बाद रह गया 4, 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, ये बन गए 40 के फैक्टर। भाई 2 पहले आ चुका है, ये वाला 2 भी पहले आ चुका है, 5 नहीं है 5 लिख लेते हैं, और दूसरा ये 2 नहीं है ये भी लिख लेते हैं। 48 का मतलब क्या होता है भाई, 16 थी 48, 16 का मतलब हो गया 4 बार 2 और एक 3, भाई 3 तो ऑलरेडी आ चुका है और 2 कितनी बार आ चुका है 3 बार, तो सिर्फ एक बार और 2 लिखने की रिक्वायरमेंट, बस हो गया एलसीएम। अब मैंने फिर से कहा था 5 और 2 इसको मत छेड़ना, बाकी की मल्टीप्लाई कर लो। 3 दिया 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, यानी कि 720 सेकेंड। अब 720 सेकेंड को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो आप कह सकते हैं भाई ये तो 12 मिनट है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों समझ पा रहे हो इन बातों को? चलिए ओहो ये लीजिए। हाँ जी, तो दोस्तों ये है अगला क्वेश्चन आपके सामने 24। तो ये कह रहा है भाई 3 आदमी हैं, ठीक है, और ये उनके कदम का साइज है, मतलब जो आप चलते हैं तो आप कुछ एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो उस एक कदम का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होता होगा। तो दोस्तों इन्होंने वही कहा कि 3 बंदे हैं, वो एक अलग अलग स्टेप है, उनके अलग अलग स्टेप का साइज है। दोस्तों आपने ये बताना है कि कितनी देर बाद कितना डिस्टेंस कवर करे ताकि वो बंदे एक साथ मिल जाएं, ठीक है, ताकि उनके स्टेप पूरे हो जाए, ये आपने बताना है। तो चलिए दोस्तों, मतलब कुल मिला के आपसे कहा जा रहा है एलसीएम फाइंड करें। 63 है पहला नंबर। 63 को अगर फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है तो आपके दिमाग में आना चाहिए 9 सत्ते 63, 9 का मतलब है 3 इंटू 3 और 7 का मतलब ये 7, 70 का मतलब होता है 2 इंटू 5 और ये 7। तो भाई 7 तो आप लिख चुके हैं, सिर्फ 2 और 5 लिखने की नीड है। 77 का मतलब है 11 गुणा 7, भाई 7 लिख चुके हो, 11 लिखने की नीड है, बस खत्म बात। मल्टीप्लाई में ये तो पता है 0 आ जाएगा, 7 दिया 21, 21 दिया 63। 63 की मल्टीप्लाई 11 से, तो आपको पता है 63 की मल्टीप्लाई 11 से करते हैं तो 693, और लास्ट में आपको पता है इसकी वजह से एक 0 आने वाली है, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों समझ पा रहे हो? कोई डाउट तो नहीं आ रहा मन में? हाँ जी, अगला क्वेश्चन बेहद ही आसान सा क्वेश्चन 25। इन्होंने कहा कि 4 बैल हैं, इनकी अलग अलग टाइमिंग है, एक 30 मिनट में रिंग करती है, एक 1 आवर में, एक 1/2 आवर एंड 1 आवर 45 मिनट्स। तो ये 3 बैल हैं, ये कह रहा है भाई इन्होंने एक साथ 12 बजे दोपहर में चलना शुरू किया, तो दोबारा कब रिंग कर सकते हैं ये बैल्स? तो दोस्तों ये है क्वेश्चन। चलिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। भाई एलसीएम ही ऐसा नंबर है जहाँ पे जाके मिलने वाले 30 मिनट्स को मैं प्यार से आवर में कन्वर्ट करूँ तो 60 से डिवाइड करके मैं इसे 1/2 आवर कह सकता हूँ। ये ऑलरेडी 1 आवर है, इसको आप 3/2 आवर बोल सकते हैं। और जो 1 आवर 45 मिनट्स है तो आप कहेंगे कि भाई 1 आवर तो ठीक है, 45 मिनट्स को आवर बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 7/4 आवर, आप इसे बोल सकते हैं 7/4 आवर। तो ये इसका आवर में कन्वर्जन हो गया। अब दोस्तों आपने एलसीएम बताना है। दोस्तों जानते हैं सवाल अब फ्रैक्शन में आ चुका है, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं।
जितने भी ये ऊपर न्यूमरेटर में नंबर है इन सबका हमें एलसीएम लेना है, यानी कि 1 1 3 7 का एलसीएम हो जाएगा 21। और डिवाइड में जो नंबर है 2 1 2 4 इनका एचसीएफ, मतलब इनमें कॉमन क्या है भाई, अगर एक नंबर भी 1 आ गया तो बस उसके बाद एचसीएफ 1 ही हो जाता है, आपने ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 21 घंटे इसका एलसीएम है, यानी कि अगर +12, अब इसमें देखें 12 बज रहे हैं अभी दोपहर के, ठीक है। अगर 21 घंटे बाद अगर टाइमिंग देखते हैं तो क्या होगा, ये जवाब आप खुद से सोचेंगे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप खुद से दिमाग लगाएंगे कि अगर 12 बज रहे हैं अभी दोपहर के तो 21 घंटे बाद क्या टाइम होगा। तो ये आपका काम है सोचना। तब तक हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 26 पे। 26 में दोस्तों क्या करना है, रेड लाइट है अलग अलग, और सिग्नल करने का जो टाइमिंग है उनका, ये उनकी टाइमिंग, इतनी देर बाद 24 सेकंड बाद ये ब्लिंक करती है लाइट, ये 36 सेकंड बाद, ये 54 सेकंड्स बाद। और आपने बताना है कि इन्होंने अगर 10:15 और 0 सेकंड पे इन्होंने चलना शुरू किया तो दोबारा कब ये एक साथ ब्लिंक करेंगे, आपने ये बताना है। तो दोस्तों फिर से एलसीएम ही लेना है मुझे, इतने सेकंड। अब 24 सेकंड को हम प्यार से लिख सकते हैं 8 या 24, 8 का मतलब होता है ये 2 × 3। 36 का मतलब होता है भाई 4 × 9, 4 का मतलब है 2 और 3 एक 3 आ चुका है, एक 3 और लिखने की नीड है, और बाकी के 2 ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं तो कोई नीड नहीं है। 54 का मतलब होता है भाई 27 × 2 54, 27 का मतलब है 3 बार 3 और एक 2 तो है, 2 बार लिखा जा चुका है, एक बार और लिखेंगे, और 2 तो ऑलरेडी है ही मेरे पास, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 दूनी 54 दूनी 108 दूनी 216 भाई 216 सेकेंड, यानी कि 216 सेकेंड बाद ब्लिंक करेंगे। बट मुझे तो एग्जैक्ट टाइम बताना है, तो अब इसमें से अगर हम देखते हैं तो 216 सेकंड का मतलब होता है 180 सेकंड प्लस 36 सेकंड। अब 180 सेकंड को आप 3 मिनट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप मिनट के नीचे मिनट लिखेंगे, सेकंड के नीचे सेकंड, तो जो आपकी टाइमिंग हो जाएगी 10:18 ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों समझ पा रहे हैं आप अच्छी तरीके से। तो चलिए, इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप इन सवालों को देख लें, समझ लें, इस नए अप्रोच को अब अडॉप्ट कर लें, उतना अच्छा है आपके लिए, काफ़ी समय की बचत होने वाली है आपकी। तो दोस्तों आप लगे रहें, जुटे रहें इन सवालों में और करते रहें, प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, ठीक है। तब तक गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।